एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने समाज में बुराई को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हम 4 बहनें थीं। 2 बहनों की शादी तो कम उम्र में ही हो गई थी और 2 बहनों ने बहुत जिद करके आगे की पढ़ाई की थी। मेरे ही क्लास में एक मेरी दोस्त थी। उसको एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन इस प्यार में वह हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। जीने मरने की कसम तक खा चुके थे। मेरी सहेली रूपा लड़के के परिवार वाले को ज़्यादा नहीं जानती थी और अपने प्यार में इतनी हद से आगे बढ़ गई थी कि वह प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन जब उसने ये बात अपने आशिक को बताया तो वह बहुत घबरा गया और रूपा से कहने लगा कि इस बच्चे को गिरवा दो। लेकिन रूपा उसके खिलाफ जा रही थी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अब रूपा के आशिक को उससे शादी नहीं करनी थी और उससे मिलना जुलना भी छोड़ दिया और उसने अपना घर का सही एड्रेस भी नहीं बताया था। और यहाँ पर रूपा बहुत परेशान हो गई। उसने अपने माँ बाप से भी इस बारे में नहीं बताया था। सिर्फ ये बात मैं जानती थी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ना कर पाई। लेकिन एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। उसके माँ बाप ने भी उसके हक में कुछ न किया, क्योंकि सिर्फ इस केस में बदनामी ही होती है। इसलिए उसके माँ बाप चुप रह गए और मेरी सहेली रूपा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। ऐसे हजारों केस होंगे जो घर के 4 दीवारी में ही दबे रह गए होंगे। मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं अब ऐसे जुल्म को ज़रूर ख़त्म करूँगी। उसके लिए मैंने अपनी जी जान से पढ़ाई की और पुलिस में भर्ती हो गई। एक औरत वाकई बहुत कमज़ोर हो जाती है जब उसके खुद के घर वाले और समाज उसका सपोर्ट नहीं करती। इसी तरह आज का केस भी मेरे लिए बहुत रहस्यमय था। अब सुनिए पूरी कहानी। आज का दिन कुछ खास नहीं था। मैं अपने थाने में थी। मैं पुलिस में नौकरी करती थी। मैं एक लेडीज़ कांस्टेबल थी। मुझे कॉल पर किसी औरत की डरी हुई आवाज़ आई तो उसने कहा कि आप जल्दी से शहर के सबसे बड़े हॉस्टल में पहुंच जाएं। सबसे बड़ा हॉस्टल एक ही था और ये लड़कियों का हॉस्टल था। उसकी आवाज़ सुनकर मालूम हो गया था कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। पर जब वहाँ पहुँच कर देखा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों को बुलाया गया था। एक लेडीज़ डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी थी, वह भी अंदर जा रही थी। अभी हम लोग बाहर थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने कहा क्या समस्या है? तो मुझे ऐसी बात बताई गई, मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यहाँ के हॉस्टल में 100 से भी ज़्यादा लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो गई हैं जो इस हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई थी। मैंने कहा ये छोटी खबर तो नहीं है। आप सब लोग इतने छोटे नोटिस का इतना बड़ा रहस्य कैसे सुलझा पाओगे? तो मुझे एक दूसरी लेडी कांस्टेबल ने बताया, जिसका थाना उसी इलाके में पड़ता था और मेरा उनके इलाके से दूर था, लेकिन फिर भी हमें बुलाया गया था। उसने कहा था कि ये छोटी खबर नहीं है। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि यही हुआ है और तुम ये जानकर और हैरान हो जाओगी कि इन सब लड़कियों के बच्चे का बाप कौन है। मैंने कहा कौन है? जब उसने मुझे ये बात बताई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तब सब ने कहा कि लड़कियां डरी हुई हैं, पहले उनको समझाना पड़ेगा, हम उनकी मदद करने के लिए आए हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये सब करते हुए उन्हें भगवान का डर नहीं हुआ? हॉस्टल की लड़कियां होकर ये सब कुछ कर रही हैं, अब किससे डर रही हैं? तो मेरी साथी लेडी कांस्टेबल ने कहा ऐसा मत कहिए, अभी हमें नहीं पता कि समस्या क्या है। हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा कि 100 लड़कियों के साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्टल है, शहर के बीचों बीच में है, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? उसने कहा कि ऐसी जगह तो पाप के लिए ज़्यादा ठीक समझे जाते हैं, जिनके ऊपर किसी की नज़र या शक भी नहीं हो सकता। यहाँ कोई कुछ थोड़ी कर सकता है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। अब हम लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी। मैंने अंदर का माहौल देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने उस टाइम उन लड़कियों की तादाद पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर ऐसा ही लग रहा था जैसे 100 से ज़्यादा लड़की तो ज़रूर होंगी। सभी डरी हुई थी। सब ने शर्ट और ऊपर से कोट पहन रखी थी। मालूम हो रहा था जैसे वहाँ का ये ड्रेस कोड हो। सब लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और शरीफ घर की लड़कियाँ लग रही थी। उसमें से कुछ लड़कियाँ रो रही थी और कुछ ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। मैंने फिर भी बबीता से कहा कि मुझे तो लगता है ये सब कुछ झूठ है। उसने कहा कि तुम्हें अभी भी झूठ लग रहा है? सामने देखो ये सब क्या है। हॉस्टल का जो मालिक था उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही गलती हो, क्योंकि मैं एक पुलिस वाली थी, मुझे चेहरे पढ़ने आते थे। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। जब सब लोग कह रहे थे उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसको पता है ये सब किसने किया है, वह काफ़ी डरा हुआ था।
ये हॉस्टल किसी भगवान के नाम पर तो नहीं चलाया जाता था। यहाँ पर पढ़ने वाली लड़कियों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। उनको यहीं पर रहना पड़ता था। लोग अपनी बेटियों को यहाँ इसलिए भेजते कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और कुछ हुनर सीख लें। साथ साथ उन्हें हुनर वगैरह भी सिखाई जाती थी और घर गृहस्थी के काम भी सिखाए जाते थे। लड़कियां इस हॉस्टल से निकलती तो उनके ऊपर एक छाप आ जाती थी कि ये तो बहुत अच्छी और घरेलू लड़की होगी, क्योंकि उसने उस हॉस्टल में 2 साल बिताए थे। यहाँ सबसे छोटा कोर्स 2 साल का ही था। इसमें लड़कियों को खाना पकाना, कपड़े सीना सब कुछ सिखाया जाता था और कई हुनर सिखाए जाते थे। सारी लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही थी। अब ये सारी लड़कियां जिस तरह बैठी थी, बड़ी डॉक्टर तो हमारे साथ एक ही आई थी, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी लेडी डॉक्टर की ज़रूरत थी ताकि ये चेक कर सके कि लड़कियाँ झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि मैं खुद ही चेक कर लूँगी। हमने कहा कि आपका काम बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। जब मैंने उससे तीसरी बार कहा तो वह गुस्से से बोली कि मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं ये सब कुछ कर लूँगी, तो फिर आप क्यों बार बार सवाल जवाब कर रही हो। मैंने कहा मैं तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह रही थी। उसने कहा कि आपको मेरे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बबीता की तरफ देखा तो उसने कहा कि जब वो कह रही है कि मैं अकेले काम कर लूँगी तो करने दो। मुझे ये डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती लग रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये केस उसका पर्सनल मैटर हो। अगर कोई भी ऐसा इंसान होता जिसके दिल में इंसानियत के लिए थोड़ी सी भी रहम दिल होता है, तो वह इंसान अगर ऐसा केस देखे तो उसे सबसे पहले गुस्सा ही आएगा। 100 घरों की इज्जत को नीलाम कर दिया गया था। कोई छोटी बात तो नहीं थी। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस था जिसने हमें हैरान करके रख दिया था। लेकिन मैं एक बात पर बड़ी हैरान हुई थी। अभी तक यहाँ पर मीडिया वाले नहीं पहुँचे थे, लेकिन अच्छा था वह ना ही आते तो ठीक था। नहीं तो वह सबसे सवाल करते और ये समस्या बहुत नाजुक थी। डॉक्टर एक एक लड़की को चेकअप करती जा रही थी, उनको एक साइड में करती जा रही थी। हमें कहा गया था कि आप बैठ जाइए क्योंकि काम लंबा है। देखते देखते करीब सारी लड़कियां ही इस तरफ आ गई थीं और डॉक्टर ने कहा कि जिन लड़कियों को मैंने भेजा है ये सारी प्रेग्नेंट है। हमारे तो कानों से जैसे धुआं सा निकल गया था। उसके बाद डॉक्टर काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा अब ये कैसे पता चलेगा ये सब किसने किया है। उसने कहा कि वैसे तो डीएनए टेस्ट का ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन लड़कियों ने मुझे साथ साथ ये भी बता दिया है ये सब किसका किया धरा है। पर वे कह रही हैं उस आदमी को सज़ा नहीं हो पाएगी, आप लोग उसे सज़ा नहीं दिलवा पाओगे। मैंने कहा वह एक ही आदमी है। तो डॉक्टर ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि एक आदमी ने ही 100 लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया। मैंने कहा कि ये वह इस हॉस्टल का मालिक है क्या। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, वह हॉस्टल का मालिक तो नहीं है, हॉस्टल के बूढ़े मालिक का जवान बेटा है और अब हमें उसे किसी तरह निकलवाना होगा, नहीं तो वह पहले ही अपने बेटे को कहीं भगा देगा। पुलिस वाले भी हमारी मदद के लिए आ गए, लेकिन फिर भी ये समस्या पुलिस के छानबीन से भी बाहर थी, क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ मुजरिम को पकड़ना होता है, सज़ा देना नहीं। और यहाँ पर अगर मुजरिम पकड़ा भी जाता तो सज़ा से बच जाता। इसलिए ये मामला बहुत संगीन था। ये सब लड़कियां यहीं पर रहती थी। उनके घर वालों ने कई हज़ार रुपए भर रखे थे। यहाँ पर रहती थी। उनके कमरे सबके अलग अलग थे। एक कमरे में 4 लड़कियां होती थी। उन सभी प्रेग्नेंट लड़कियों को उनके कमरे में भेज दिया गया। कुछ की हालत काफ़ी बुरी थी और सारी लड़कियां ही दर्द से करा रही थी। मैंने कहा ये कैसी घटनाएं हैं, लड़कियों की दुर्दशा है। डॉक्टर ने कहा कि शायद उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है। और ये तो लड़कियां हैं, उनको क्या पता कि ऐसे हालत में कैसा महसूस होता है, शायद थोड़ा डर भी गई हैं। मैंने कहा कि आप उनको कोई दवाई वगैरह दे दो और हम उसके बेटे को किसी तरह बुलवा लेते हैं। अब तो ये पता चल गया था कि सारी लड़कियां ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि उनके बच्चों का बाप वे लड़का है, यानी कि उन सब लड़कियों के होने वाले बच्चों का बाप मुझे डॉक्टर ने बताया था। एक लड़की ने मुझे बताया कि वह दोपहर के टाइम आता है और अभी आने वाला ही होगा। आप लोग जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाएं। जैसे ही वो आएगा आप लोग उसे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले से ही ये बात बाहर निकल गई कि ये सब उसी ने किया है तो वो वहीं से भाग जाएगा। मैंने अपने साथियों को कह दिया कि अलर्ट रहें और जैसे ही मोहित नाम का लड़का हॉस्टल के अंदर दाखिल हुआ, उसने ना तो आव देखा ना तो ताव देखा और उस लड़के को पकड़ लिया। बाकी जानकारी पुलिस स्टेशन में जाकर देखी जाएगी। मुझे यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी। मुझे मुँह हाथ भी धोना था और बाथरूम भी जाना था।
मैं गई तो एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी, उसका नाम भी लिस्ट में था, यानी कि उन लड़कियों के लिस्ट में, और उसका चेकअप अभी हुआ था। मैंने जब उसे देखा तो वह साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब मैं वापस बाहर आई और हाथ धोने लगी तो उस लड़की को देखकर हैरान रह गई। वह जैसे ही बाथरूम से निकली और मेरे साथ खड़े होकर हाथ धोने लगी तो मैंने उसके पेट की तरफ देखा, और वह लड़की उस वक्त बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी। मुझे लगा ये मेरा वहम है, क्योंकि मैंने सुबह इतनी सारी प्रेग्नेंट लड़कियों को देखा था। शायद मेरा दिमाग घूम गया था। उस पूरे घटना की वजह से मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। लेकिन ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा तो वो प्रेग्नेंट लग रही थी और अब नहीं लग रही थी, और वहाँ से जाने लगी तो मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि पारुल। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है ना? उसने कहा कि नहीं, मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? उसने कहा कि नहीं, भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? तो वह कहने लगी कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वह तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सीधा उस रजिस्टर की तरफ आ गई जहाँ पर उन लड़कियों के नाम लिखे गए थे। मैंने ऊपर से नीचे तक उस लिस्ट को देखने लगी, जिसमें लड़कियों के नाम तो थे, क्योंकि अभी हमने उनसे बयान भी तो लेना था, इसलिए हमने नाम पहले से ही लिखे हुए थे। और ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि उस रजिस्टर में पारुल नाम की कोई लड़की नहीं थी। फिर उसने झूठ क्यों बोला? उसका मतलब कि मुझे वहम नहीं हुआ था, मैं उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह हॉस्टल मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ा था, और शायद मैं उसे ढूंढ ना पाती कि वह झूठ बोल रही थी। फिर उसको ढूंढ कर लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं उसे देख चुकी थी। लेकिन एक और समस्या निकल कर आ गया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि डॉक्टर से कोई गलती हो गई हो, पर डॉक्टर को इस तरह की घटनाओं में गलती या लापरवाही करना नामुमकिन था। क्या पता वह कोई और रूपाली नाम की लड़की हो, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के नाम इस तरह के थे। मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उस आदमी का इंतज़ार करते करते हम लोग थक गए थे, क्योंकि अब उसके आने के बाद ही इस केस का ड्रॉप सीन होने वाला था। हमें बताया गया था कि वह 2 बजे तक आएगा, लेकिन अभी तक हॉस्टल में नहीं आया था। हम लोग इतने बड़े मामले को बड़ी मुश्किल से संभाल कर बैठे हुए थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कोई समस्या ही नहीं, और छुपे भी हुए थे। कहीं पुलिस और डॉक्टर को देखकर वह आदमी वापस ना चला जाए। अभी काम बहुत लंबा था। हमें सारी लड़कियों का बयान लेना था और एफआईआर भी दर्ज करना था। छोटा काम नहीं था। डॉक्टर यहीं पर मौजूद थी, वह जा नहीं रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपका काम तो ख़त्म हो गया, अगर आप जाना चाहती है तो हम आपको भेज देते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि ये जालिम कैसे पकड़ा जाता है। मैं उसके चेहरे पर डर देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर, आपको पूरा यकीन है ना? क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग गलती पर हुए तो फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि गलती पर नहीं होंगे और कभी वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन हम उसका बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। आप फिक्र ना करें। मुझे ये सारी घटनाओं में डॉक्टर का रोल बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में लग रही थी। फिलहाल ये किसी गलती पर तो नहीं थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था जो जानती थी और कोई भी नहीं जानता था और हमें बता नहीं रही थी। लड़कियों का बयान लेना भी शुरू कर दिया गया था। जब पता चला कि वो मोहित नाम का आदमी हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गया है, अपनी गाड़ी से निकला ही था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव बांध दिए गए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है, और अब तुम सीधा जेल में जाओगे। अभी तक मेरी किसी भी क्लाइंट ने मुझे धोखा नहीं दिया। उस आदमी ने जब देखा कि मुझे पकड़ लिया गया, मुझे लेकर जा रहे हैं, तो वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा। पुलिस वालों ने उसको 2-4 थप्पड़ भी लगाए और कहा कि तेरी जुर्रत कैसी हुई ये सब कुछ करने की? तूने यहाँ पर हॉस्टल बना रखा है और हॉस्टल में इस तरह का काम करता है। अब तेरी खैर नहीं है। वह बार बार कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। उसके बाद वह लड़कियों के बयान लिए गए, क्योंकि उसका जुर्म इतना संगीन था। उसे 2 हफ्ते के रिमांड पर भेज दिया गया। सब पुलिस वाले आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसे जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा और उसकी पुलिस स्टेशन में अच्छी भली खातिरदारी होगी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और इसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बाप हर तरह के उल्टे काम करता था, स्मगलिंग भी करता था। फिर अपने काले धंधे को सफ़ेद करने के लिए उसने ये हॉस्टल बनाकर बैठा हुआ था। हम हैरान इस बात पर थे कि उसका हॉस्टल इतना नामी ग्रामी कैसे मशहूर हो गया था। लेकिन अब वह सारी लड़कियां हॉस्टल को छोड़कर चली गई थीं और बाकी लड़कियां भी सुना था कि हॉस्टल को बंद कर दिया गया है और लड़कियां अपने अपने घरों को जाने लग गए थे।
मैं अभी तक हैरान थी। ये खबर किसी भी मीडिया तक नहीं पहुंची थी। हम लोगों को पता था, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग इस तरह की बात नहीं बताना चाहते थे। इसमें लड़कियों की इज्जत का सवाल था। अभी तक किसी लड़की के घर वालों का भी कोई ऐसा व्यवहार सामने नहीं आया था। लगता था सब लोग अपनी इज्जत के मारे चुप हो गए थे। लेकिन अभी 5 दिन ही बीता था, एक बहुत अजीब खबर सुनने को मिली। उसके बाद जो खबर हम तक पहुंची उससे भी ज़्यादा अजीब थी। जिसके बाद हमने जल्दी से उस लेडी डॉक्टर के पास गए थे। जब उसने मुझे देखा तो वह समझ गई थी कि मैं वहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई दर्द की दवा लेने नहीं आई थी, बल्कि शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने के लिए आई थी। मैंने कहा कि आपने जो किया आपको पता है कि उसकी वजह से आपकी डॉक्टर की लाइसेंस भी ख़त्म कर दी जा सकती है। उसने कहा कि बेशक ख़त्म कर दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा बदला पूरा हो गया है। मैंने कहा बदला? कैसा बदला? उसने कहा कि वे आदमी जो 100 लड़कियों का बच्चों का बाप नहीं था, लेकिन उसका कसूर उससे भी ज़्यादा बड़ा था। मैंने कहा क्या मतलब? तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और मैं पूरा दिन अस्पताल में बिजी रहती थी। मेरी एक जवान और खूबसूरत बहन थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसका नाम मनोरमा था। मुझे उस हॉस्टल के बारे में पता चला, उसके नाम, उसके शोहरत के बारे में पता चला। मैंने कहा कि ये तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। सोचा कि अपनी बहन को यहाँ छोड़ देती हूँ, मुझे उसकी सिक्योरिटी की टेंशन भी नहीं होगी। खाना पीना, अच्छा घर गृहस्थी, हुनर और अच्छी पढ़ाई कर लेगी। इसलिए मैंने उसका एडमिशन उस हॉस्टल में करवा दिया। और उसकी गलती ये थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस आदमी की नज़रों में वह आ गई और उस आदमी ने हॉस्टल के अंदर ही उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ये बात 3 महीने के बाद पता चली। जब मुझे ये पता चला वह माँ बनने वाली है, मैंने उसको बहुत मारा। मैंने कहा कि मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मैं उससे पूछती रही कि किसके साथ मुंह काला कर आई है, वह कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मेरी बहन ने कुछ न बोली। और फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली और ख़त में ये सब कुछ लिख दिया था कि मेरे साथ बुरा करने वाला हॉस्टल का मालिक उसका बेटा मोहित है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हॉस्टल में उसकी कुछ दोस्त भी थी जिनको इस बारे में पता था। उसने कहा कि हम कुछ ना कर सके, हम भी आपके मुजरिम हैं, लेकिन अब हम आपका साथ देंगे। और फिर मैंने हॉस्टल की लड़कियों के साथ मिलकर ये सब प्लान बनाया। हमने 100 लड़कियों को जमा किया। हमने बहुत बड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत थी। ये आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके संबंध बहुत दूर दूर तक थे। अगर उसके खिलाफ सिर्फ एक लड़की के साथ बुरा करने का केस किया जाता तो ये आराम से बच जाता। इसलिए हमने 100 लड़कियों के प्रेग्नेंट होने की बात फैला दी कि, और मैंने खुद चेक करके बताया वह लड़की प्रेग्नेंट थी, जबकि उनमें से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी। अब मुझे समझ आ गई कि डॉक्टर बार बार क्यों कह रही थी मैं अकेले ही ये काम कर लूँगी, मुझे किसी दूसरी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इसके बाद आप लोगों ने ऐसा क्या किया? वह आदमी जेल के अंदर ही मर गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। असल में वह आदमी नशे की आदी था। वह नशे में इतना डूबा हुआ था, एक भटका हुआ इंसान था। वह एक ख़ास तरह का नशा करता था जो सिर्फ बाहर के मुल्क से मिलता था, और अगर वह नशा उसे 1 हफ्ते तक नहीं मिलता तो वह पागल होकर खुद ही खुदकुशी कर लेता। और जब उसे 2 हफ्ते के रिमांड पर भेजा गया तो मैं पहले ही समझ गई थी अब वह जेल से वापस जिंदा नहीं आएगा। असल में ये घटना हुई थी कि 1.5 हफ्ते के बाद ही उसका बाप उसकी बेल के लिए आ गया था, लेकिन जब हम लोग उसे निकालने के लिए गए तो वह इस दुनिया से ही जा चुका था। यानी कि डॉक्टर और हॉस्टल की सारी लड़कियों का प्लान कामयाब हो गया था और एक बड़ी मछली मोहित अपने अंजाम को पहुंच गया था। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने डॉक्टर को कहा मैं आपके साथ हूँ, न आपके खिलाफ हूँ। अगर उसने बुरा किया तो आपने भी एक गलत तरीके को ही इस्तेमाल किया, झूठ का सहारा लिया। उसने कहा कि जैसा दुश्मन होता है वैसा ही बनना पड़ता है। शेर हो तो शेर बनना पड़ता है और गीदड़ हो तो उसके साथ भी गीदड़ वाला व्यवहार करना चाहिए। जिसने चुपके से वार किया था और हमने भी वैसे ही किया। और आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि अगर ये काम किसी एक लड़की के साथ कर सकता था तो कल को किसी दूसरी लड़की के साथ भी कर सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई और इसका शिकार हो जाता और आत्महत्या कर लेता। मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले ही जा चुके थे। अब मैं अकेली हूँ। अब मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ये हक भी छीनना चाहती हैं और सबको बता देना चाहती हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा
मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन शायद आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। लेकिन अगर मुझ पर ये वक्त आया कि मैं आपके हक़ में बोलूँ या नहीं, मैं आपके हक़ में ही बोलूँगी। मैं तो वहाँ से चली आई, मुझे पता था ये डॉक्टर फंसेगी, लेकिन मोहित का बाप अपने जवान बेटे की मौत के बाद बिल्कुल ही पत्थर का हो गया था। उसका ना तो कोई भाई था और ना ही कोई रिश्तेदार, इसलिए उसने उसके बाद किसी पर भी कोई केस वगैरह करने की कोशिश नहीं की। शायद वह खुद भी अपने बेटे और उसकी करतूतों को अच्छी तरह से जानता था। वह अपना हॉस्टल बेचकर ख़त्म करके हमेशा के लिए बाहर दुबई चला गया और ये सारी समस्याएं यहीं पर ख़त्म हो गई और ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ये देखकर मैं बुरी तरह से हैरान थी। इस घटना में हमारे बड़े अफसर जो इस सारे घटनाओं की तहकीकात और हैंडल कर रहे थे, वह भी डॉक्टर के साथ मिले हुए थे। मुझे लगा था शायद पुलिस वालों को डॉक्टर ने धोखा दिया है, लेकिन मैं ये जानती थी डॉक्टर किसी के मदद के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उसने कहा कि मुझे भी ये पता था ये सारी समस्याएं क्या है, लेकिन मैंने भी सही का साथ दिया। अब आप ही लोग बताइए कि हम सब जो अपने देश के लिए दिन रात काम और सेवा करते हैं, हमें भी पता है कि हमारी नौकरी क्या है। और एक बात और है, अगर डॉक्टर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया तो सिर्फ जुल्म को पकड़ने के लिए किया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे अफसर ने भी डॉक्टर का साथ दिया कि वे अपनी पीड़ित बहन का बदला ले सके, जबकि डॉक्टर को भी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। जो काम उसने नहीं किया। और रही बात मेरी, तो मैंने भी किसी को सही बात नहीं बताई। मैं असल हकीकत तक पहुंच गई हूं और मुझे ये पता है ये सब कुछ क्यों हुआ था। उन लड़कियों ने भी झूठ बोला। वे सभी प्रेग्नेंट बनकर खड़ी हो गई थी। हॉस्टल का भी नाम खराब कर दिया गया। उस डॉक्टर का साथ दिया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या इन सब लोगों ने ठीक किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब लोगों ने ठीक किया, क्योंकि जब किसी जालिम को सज़ा दिलवानी होती है तो फिर इसी तरह करना पड़ता है। कभी कभी हक के रास्ते पर चलकर आपको मंजिल नहीं मिलती और रास्ते को थोड़ा बदलना पड़ता है और फिर आपको मंजिल मिल जाती है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि उन सब लोगों ने अपने फ़र्ज से चोरी करके एक जालिम को सज़ा दिलवाई तो क्या ठीक किया या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।